ओके। ये वाला डायग्राम भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, समझा था इसको भी। ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा सा और बेसिक टर्म में समझा जाए तो सामने से जो फ्रंट व्यू होगा डीसी मशीन का, वो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप यहाँ पे 4 पोल्स देख रहे हैं, 4 पोल्स हैं, एन एस एन एस अल्टरनेट पोल्स हैं, बीच में ये रोटर है जिसे आर्मेचर कहते हैं, और स्लॉट्स बने हुए हैं जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं। आ, ये डायग्राम ये बताता है कि डीसी जनरेटर को हमेशा एक प्राइम मूवर से कपल करते हैं, सो दैट वी कैन गिव मैकेनिकल इनपुट टू द डीसी जनरेटर। मैकेनिकल इनपुट का मतलब यहाँ पर है मैकेनिकल रोटेशन विच वी प्रोवाइड टू द आर्मेचर with the help of this DC motor, which is working here as a prime mover. When this prime mover rotates, I mean when the DC motor starts, it will also rotate the armature coil, or you can say that armature with it, and the speed of the rotor of DC motor and the speed of the armature of DC generator will both have the same speed. जो स्पीड होगी डीसी मोटर के रोटर की, वही स्पीड होगी डीसी जनरेटर के आर्मेचर के रोटेशन की। तो जिस स्पीड पर रोटेट करेगा आर्मेचर डीसी जनरेटर का, वो स्पीड वही होगी जो डीसी मोटर के रोटर की होगी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड हैं। तो जब डीसी जनरेटर का रोटर यानी आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है फील्ड वाइंडिंग से, स्टेटर के पोल से, उसको आर्मेचर की वाइंडिंग कट करेगी, दिस आर्मेचर वाइंडिंग, और यू कैन से दैट सिंगल आर्मेचर कॉइल। आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक सिंगल आर्मेचर कॉइल दिख रही है आपको। ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी जब डीसी मोटर को आप स्टार्ट करोगे, तो डीसी मोटर के रोटर अपने साथ इस कॉइल को मूव कराएगा, रोटेट कराएगा, नॉट मूव कराएगा, रोटेट कराएगा। तो इस रोटेशन के वजह से ये जो एन और एस पोल जो कि फील्ड वाइंडिंग के वजह से बन रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जो रेड लाइन से शो हो रही है टुवर्ड्स एन टू एस। इस मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉइल रोटेट होते हुए कट करेगी, तो एज पर फेराडे लॉ इन कॉइल्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस होता है, वो एज पर फेराडे लॉ साइनोसोडल होता है, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग। बट हम यहाँ पे डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमें आउटपुट पे जो करंट मिलनी चाहिए वो यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए, डायरेक्ट करंट होनी चाहिए। तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग बनी हुई है, जिसको आप ब्रॉडली कह सकते हो कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर से की हेल्प से क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है वो अल्टरनेटिंग है, उस करंट को हम इस कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब इस क्लास में हम थोड़ा सा इसके आगे समझना शुरू करेंगे हम लोग कि अब तो बात हो गई कि डीसी जनरेटर ईएमएफ कैसे जनरेट करता है, करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। दो तरह की वाइंडिंग होती हैं, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों का क्या रोल होता है, पर्पस क्या होता है डीसी मशीन के अंदर, वो भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि फील्ड वाइंडिंग का पर्पस होता है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर, और आर्मेचर वाइंडिंग का रोल और पर्पस ये होता है कि वो कैरी करती है जो ईएमएफ जनरेट होती है जनरेटर में, करंट जो जनरेट होती है उसको कैरी करती है आर्मेचर वाइंडिंग। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हो रही है उसको डायरेक्ट करंट ईएमएफ में कन्वर्ट करना। ब्रशेस का काम ये होता है कि कम्यूटेटर के सरफेस पे जो करंट जनरेट हो रही है, करंट कलेक्ट हो रही है, उसको बाहर की तरफ वायर के थ्रू आउटपुट देना। यानी ब्रशेस बेसिकली कम्यूटेटर के सेगमेंट के सरफेसेस पे, जो कम्यूटेटर के सरफेसेस पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है डीसी, या करंट जो जनरेट हो रही है डीसी, उसको कलेक्ट करके आउटपुट पर देना, ये काम होता है ब्रशेस का। अब फर्दर आगे बढ़ने से पहले आपको टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पता होना चाहिए। चलिए, इसको बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो नोट्स आप लोगों को मैंने दिया हुआ है अभी क्लास शुरू होने से पहले, मैं उसी को थोड़ा सा कट पेस्ट कर रहा था। कम्यूटेटर की वर्किंग जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाई हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ कम्यूटेटर।
तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इट कन्वर्ट्स the alternating current produced in the armature conductors into direct current in case of DC generator and alternating torque into unidirectional torque in case of DC motor। ये जो सेकेंड लाइन है ये हम लोग जब DC मोटर पढ़ेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। इट कंसिस्ट ऑफ वेज शेप कॉपर सेगमेंट्स। ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन केस आते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इन पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रशेस, और मैंने आपको बताया हुआ था पिछले क्लास में कि स्प्रिंग के हेल्प से कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे इसको प्रेस करके फिट कर देते हैं, उसके बाद कलेक्ट करके आउटपुट ये आपको देखता है। देखिए लास्ट में दे कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर, अभी मैं कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। और उसके बाद दे आर यूजुअली मेड ऑफ हाई ग्रेड कार्बन और ग्रेफाइट एंड आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये तो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह है। हाई ग्रेड कार्बन का यूज मतलब मटेरियल का यूज करके इसे इसलिए बनाते हैं कि ताकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा रहे। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहने से क्या होता है कि जो स्पार्किंग होने की संभावना रहती है कांटेक्ट पर, जहां ब्रश और कम्यूटेटर का कांटेक्ट हो रहा है वहां पर स्पार्किंग ना हो, इसलिए हाई ग्रेड कार्बन या ग्रेफाइट का कार्बन का ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हो सकता है कि कार्बन किस मटेरियल का, सॉरी ब्रश किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई ग्रेड कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। इन केस पूछा जाए व्हाई इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजन, सॉरी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसका आंसर ये हो सकता है टू रिड्यूस स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट, स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए। अब आते हैं टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इट सेल्फ वेरी लेंदी टॉपिक, बट फर्स्ट ईयर लेवल पर आपसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप क्या होते हैं। तो लैप और वेव दो तरह की वाइंडिंग होती है आर्मेचर, दोनों का शेप किस तरह से होता है ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। दिस वन इज लैप वाइंडिंग, एंड लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ये जो टर्न आप देख रहे हैं एक के ऊपर इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से इस वाइंडिंग का नाम लैप पड़ा है। लैप का मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं ना लैपटॉप जैसे होता है, तो लैपटॉप को लैपटॉप हम क्यों कहते हैं, बिकॉज हम उसे अपने गोद में रख के उसको उससे काम कर सकते हैं, इस वजह से वो लैप और लैपटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप डेस्कटॉप क्यों कहलाता है, बिकॉज हम उसे डेस्क पे रख के काम करते हैं। तो इसी तरह से लैप वाइंडिंग का यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि एक के ऊपर एक देखिए रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से इसका नाम लैप वाइंडिंग है। और दिस सेकंड वन इज वेव वाइंडिंग, बिकॉज ये एक प्रोग्रेसिव वे में है, जिस तरह से वेव प्रोग्रेस होती है फॉरवर्ड आगे बढ़ती है, उसी तरह से इसका कुछ तरीका है वाइंडिंग करने का इस तरह में, इस वजह से इसका नाम वेव वाइंडिंग है। मतलब इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, दैट वन इज लैप एंड वेव। इनका शेप कैसा होता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ड्रॉ करने के लिए भी आपसे नहीं कहा जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, एंड वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ is equal to number of poles, and in wave winding number of parallel path is equal to 2 irrespective of number of poles in the DC machine। यानी जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में ये क्लियरली मेंशन होगा कि जो डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है वो लैप बाउंड है या वेव बाउंड है। इसको आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में क्लियरली मेंशन होगा लैप बाउंड है या वेव बाउंड है। अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि आर्मेचर वाइंडिंग लैप बाउंड है या डीसी जनरेटर लैप बाउंड है, तो उस केस में आप कैपिटल ए का यहाँ मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कैपिटल ए की वैल्यू आप फॉर्मूले में यूज करेंगे वो इज इक्वल टू रखेंगे नंबर ऑफ पोल्स। मशीन में अगर 4 पोल है तो ए की वैल्यू 4 रखी जाएगी, मशीन में 2 पोल है तो ए की वैल्यू 2 रखी जाएगी। लेकिन वेव वाइंडिंग में जनरेटर में यानी डीसी मशीन में जितने भी नंबर ऑफ पोल हो लेकिन पैरेलल पाथ की वैल्यू 2 होगी। ये मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूँ, जब आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला जो जनरेटर का आएगा वो नेक्स्ट पेज पे है, वो इसमें है नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ सॉरी। जो ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा
ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा कैपिटल E इज इक्वल टू P/Z/N/60A। ये क्या चीज़ें हैं अभी कुछ देर में मैं क्लियर करूंगा, समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर जो आप कैपिटल ए देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आप लिखेंगे, इसको मैं अभी समझा रहा था। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, ईएमएफ जब निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि जनरेटर लैप बाउंड है या वेव बाउंड है, अकॉर्डिंगली आप ए की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर लैप बाउंड होगा तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे यानी ए इज इक्वल टू पी यहाँ पर आ जाएगा, और वेव बाइंडिंग में इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन ए की वैल्यू हमेशा 2 रखी जाएगी। तो एक तो ये यूज हो गया लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का जो आप करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जामिनेशन सेमेस्टर पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि लैप वाइंडिंग कहाँ पे यूज होती है या वेव बाइंडिंग कहाँ पे यूज होती है। तो लैप वाइंडिंग जो होती है ये हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, और वेव वाइंडिंग लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो सत्यम कुमार प्रजापति सर, वेव वाइंडिंग में 1 और 6 एम सेम डायरेक्शन करंट क्यों है, ऐसा क्यों? देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, ये एक्चुअल में डायरेक्शन इस तरह से मेंशन है कि ये ब्रशेस के कनेक्शंस होते हैं इन पॉइंट्स पे, यहाँ पर ब्रश कनेक्ट होगा, ब्रश के कनेक्शंस के हिसाब से ये करंट की डायरेक्शन है, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ने का आपको मन है आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, तो वो कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, वो मेरा इस पे है, आई मीन यूट्यूब चैनल पर है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। जो मैंने सेकेंड ईयर को पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये टॉपिक फिर से आता है, और वो बहुत लेंदी टॉपिक होता है। तो मैंने उसे पढ़ाया हुआ, मैं उसे शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम होगा, मन करेगा, तो एकदम डिटेल में देखिएगा। ये सारी डिजाइनिंग भी मैंने उसमें बताई हुई है कि डिजाइन कैसे होती है मशीन्स। फिलहाल आपके फर्स्ट ईयर लेवल पे जितने जानने की जरूरत है, बस इतना जानिए कि आर्मेचर वाइंडिंग 2 टाइप की होती है, लैप एंड वेव। लैप वाइंडिंग का न्यूमेरिकल में कैसे आप यूज करोगे, ए और पी की वैल्यू क्या रखोगे, सॉरी ए की वैल्यू क्या रखोगे, और लैप वाइंडिंग का एप्लीकेशन क्या है और वेव वाइंडिंग का एप्लीकेशन क्या है, बस इतना जानिए। इससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात हो गई आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप की। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप तो हो गए। अब जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन आएगी, वो लिखने को न्यूमेरिकल में ये चीज़ लिखी मेंशन होगी कि आर्मेचर वाइंडिंग में कितने टर्न है, नंबर ऑफ कंडक्टर आपको निकालना होगा। तो सब इसके लिए जानना ज़रूरी है आपको कि कंडक्टर का मतलब क्या होता है। जस्ट सेकेंड। देखिए इस डायग्राम में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं, उन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग गई हुई है। देखिए ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की गई है। यानी अगर आप शुरू करेंगे तो आप वायर उठाओगे, इस स्लॉट के अंदर इंसर्ट करोगे, पीछे से वायर निकलेगा, फिर सपोज इस वाले स्लॉट में गया, बाहर आया, फिर आप इसे दूसरे स्लॉट में इंसर्ट करोगे, बाहर आएगा, फिर बगल वाले स्लॉट में इंसर्ट करोगे। ठीक, इस तरह से वाइंडिंग करते हैं जो इसके मैन्युफैक्चरर होते हैं। वाइंडिंग करने का ये प्रोसेस है, तो इस तरह से स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं। तो वाइंडिंग का यानी वायर का वो लेंथ जो स्लॉट के अंदर होता है, जैसे इतनी लेंथ है ये जो स्लॉट के अंदर होगी, इस लेंथ को कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। जो लेंथ वायर की स्लॉट के अंदर होती है, जो लेंथ वायर की स्लॉट के अंदर होती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो जो लेंथ गई स्लॉट के अंदर, उसको नाम देते हैं कंडक्टर का। जैसे हमने एक वायर लिया, इसको
ये इसका सिरा जो है स्लॉट के अंदर गया, फिर पीछे से बाहर तो ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इसको रेड कर देते हैं, ये स्लॉट के अंदर गई और ये स्लॉट के अंदर गई। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये स्लॉट के अंदर गई लेंथ, और ये बाहर का लेंथ हो गया वायर का। तो जो स्लॉट के अंदर लेंथ गई दैट इज AB, दिस इज नोन एज कंडक्टर 1, and CD, this length is known as conductor 2। यहां पर आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में एक टर्न है, तो कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, वन टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, तो इसको आप कह सकते हो दिस इज कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ, सॉरी नॉट 2, नंबर ऑफ टर्न इज 1, number of turn is 1, and number of conductor is equal to 2। अब आप पूछेंगे कि जो लेंथ स्लॉट के अंदर जा रही है आर्मेचर के, सिर्फ उसी को कंडक्टर क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वाइंडिंग में, ईएमएफ इंड्यूस्ड, वो सिर्फ इस लेंथ में ही होता है जो स्लॉट के अंदर है। इस वजह से इसको कंडक्टर कहते हैं, ए बी लेंथ को और सी डी लेंथ को कंडक्टर कहते हैं। तो अगर एक टर्न की कॉइल है तो उसमें दो कंडक्टर होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दो टर्न की कॉइल है, दो टर्न की कॉइल कैसे बनेगी, आप इसको इस तरह से ले जाइए, यूं करिए, तो ये दो टर्न की कॉइल हो गई। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न हो गए 2, एंड नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए 4। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज को कि नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ टर्न। अगर एक टर्न की कॉइल है तो दो कंडक्टर होंगे, चार टर्न की कॉइल है तो 8 कंडक्टर होंगे, दो टर्न की कॉइल है तो 4 कंडक्टर होंगे। तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंडक्टर हैं जिसमें दो टर्न हमने बनाए, एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस। तो जो लेंथ स्लॉट के अंदर होती है उसको एक्टिव लेंथ भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव लेंथ। एक्टिव लेंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ईएमएफ इसी लेंथ में इंड्यूस होता है जो स्लॉट के अंदर होता है। तो 4 कंडक्टर हो गए। अब जैसे यहाँ पर एक कॉइल ये है, दिस इज कॉइल 1, सपोज दिस इज कॉइल 2। इन दोनों कॉइल को अगर हमने सीरीज में ऐड कर दिया तो इस पूरे कनेक्शन को अब हम नाम देंगे वाइंडिंग का, इसको नाम दे देते हैं वाइंडिंग का। So when several coils are connected in series or parallel, they are known as winding. So this is the difference between conductor and winding। आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको ये दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, कंडक्टर, वाइंडिंग। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। कंडक्टर का मतलब होता है वाइंडिंग का वो पार्ट जो स्लॉट के अंदर है, वो लेंथ जो स्लॉट के अंदर है उसको कहते हैं कंडक्टर। और जब डिफरेंट कॉयल, देखिए कॉयल तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें कि वो लेंथ भी है कंडक्टर की, सॉरी वाइंडिंग की वो लेंथ भी है, कॉयल की वो लेंथ भी है जो कि स्लॉट के बाहर है। तो स्लॉट के बाहर वाले लेंथ को भी अब इंक्लूड करके नाम देते हैं कॉयल, लेकिन कंडक्टर सिर्फ वो लेंथ है जो स्लॉट के अंदर है। और इस तरह की सेवरल कॉइल्स को, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल्स को, डिफरेंट कॉइल्स को जब आप सीरीज या पैरेलल में ऐड कर देते हैं तो इस पूरे को कहते हैं वाइंडिंग। तो इस पूरे चैप्टर में यूनिट 4 में आप कई बार कंडक्टर पढ़ोगे, कई बार वाइंडिंग पढ़ोगे, तो इसकी हेल्प से जो आप अभी आपने समझा
इसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कंडक्टर का क्या मतलब होता है, वाइंडिंग का क्या मतलब होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको एक चीज़ ये बड़ी कॉमन मिलेगी कि देयर आर, सपोज न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि आर्मेचर में टोटल 20 स्लॉट्स हैं एंड ईच स्लॉट कंटेन 4 कंडक्टर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखा है कि आर्मेचर में 20 स्लॉट्स हैं, ईच स्लॉट कंटेन 4 कंडक्टर्स, और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। चैट बॉक्स में बताएंगे आप लोग इसका जवाब, कितने कंडक्टर होंगे टोटल। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आर्मेचर में टोटल 20 स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में 4 कंडक्टर हैं, तो टोटल कितने कंडक्टर होंगे, टोटल आर्मेचर कंडक्टर कितने होंगे। चलिए एक रिप्लाई आ गया मेरे पास, बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। देखिए इससे पहले वाला जो डायग्राम था, दिस वन, देखिए स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें ये वायर्स गए हुए हैं, वाइंडिंग गई हुई, ये स्लॉट आप देख रहे होंगे, ये वाला स्लॉट। इस तरह के इसके पूरे पेरीफेरी पे टोटल 20 स्लॉट हैं और हर स्लॉट में 4 कंडक्टर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि टोटल कितने कंडक्टर होंगे। राइट, कई स्टूडेंट्स ने जवाब दिया 80, सही जवाब है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे 20 इंटू 4 दैट इज 80। अब इसे दूसरे तरह से पूछा जाए कि देर आर, जस्ट अ मिनट, इसको हम दूसरे तरह से अगर पूछें कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें कॉयल जो लगी हुई है, उस कॉयल में टोटल नंबर ऑफ 10 टर्न्स हैं इन अ कॉयल, इन अ कॉयल देर आर 10 टर्न्स। तो अब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे। आर्मेचर कॉयल में 10 टर्न है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे। रिप्लाई इन चैट बॉक्स। देर आर 10 टर्न इन अ आर्मेचर कॉयल, तो हाउ मेनी कंडक्टर्स। तो मैंने अभी ऊपर बताया जितने नंबर ऑफ टर्न हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 कंडक्टर्स। तो ये मैं आपको एक तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए, कि न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे तो आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी कि आर्मेचर में 20 स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में 4 कंडक्टर हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, फिर से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ईएमएफ का फॉर्मूला भी कुछ देर मैंने पहले लिखा था, P5ZN अपॉन 60A। इस फॉर्मूले में ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जिसका जवाब आपको मिलेगा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, लिखा होगा न्यूमेरिकल में। और यहाँ पे जो जेड आप देख रहे हो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पता करने के लिए आपको इस तरह से न्यूमेरिकल में लिखा मिलेगा कि आर्मेचर में 20 स्लॉट्स हैं, चार हर कंडक्ट स्लॉट में 4 कंडक्टर हैं, तो इसके हेल्प से आप जेड की वैल्यू निकालोगे। या इस तरह से लिखा होगा कि आर्मेचर की कॉइल में टोटल नंबर ऑफ 10 टर्न्स हैं, तो इसकी हेल्प से आप भी पता लगा सकते हो कि इसमें 20 कंडक्टर्स होंगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि आर्मेचर वाइंडिंग की डिटेल आपको कितनी पता होनी चाहिए, जितनी पता होनी चाहिए उतनी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉयल, कंडक्टर एंड वाइंडिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कॉयल तो वो पूरा हो गया, ठीक है, बट कंडक्टर क्या होगा, जो स्लॉट के अंदर वाला पार्ट है। वाइंडिंग का मतलब डिफरेंट कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल इज नोन एज वाइंडिंग। अब आते हैं हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर पर, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसका आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल तो इस पे बेस्ड आने की संभावना हमेशा रहती है। तो ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला है जो टोटल ईएमएफ जनरेट होगी ऑल द आर्मेचर कंडक्टर्स में, P5Zn/60 है, ये हमें डेराइव करना है। ठीक है, तो फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं, यहाँ पर ये जो E की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये E का मतलब है टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ऑल आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर कंडक्टर्स का क्या मतलब होगा, अब आप समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंडक्टर का क्या मतलब है। यानी जो स्लॉट्स में टोटल, मान लीजिए जैसे 100 स्लॉट्स हैं, 100 स्लॉट में हर स्लॉट में मान लीजिए 10 कंडक्टर हैं, तो टोटल कंडक्टर हो गए 1000। तो उस 1000 में कितना ईएमएफ आएगा उसका ये एक्सप्रेशन है, इसे हमें डराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज हैं जो जनरलाइज हमें एज्यूम करनी होती है। जैसे मान लेते हैं हम कैपिटल P इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, पोल हमेशा 2 के टर्म्स में होंगे, यानी 2 के मल्टीपल में, या तो 2 होगा पोल, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या 8 होगा, या 10 होगा, या 12 होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी 1.5 पोल हो जाए, ठीक है, या 3.2 पोल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पोल्स ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते आपके लेवल पर। ठीक है, तो मोनोपोल्स नहीं होते, हमेशा आपको पोल जो है वो पेयर में मिलेंगे, 2 4 6 8 10। तो इसलिए यहाँ ये मान लिया गया है कि मशीन में टोटल नंबर ऑफ पी पोल्स हैं। जैसे अभी आपने डायग्राम देखा था, 4 पोल की मशीन थी, दो पोल की मशीन थी, तो इसको जनरलाइज कर लिया हमने, मान लिया पी पोल की मशीन है। ठीक है, फाई हमने मान लिया फ्लक्स पर पोल इन वेबर। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है। तो फ्लक्स पर पोल इन वेबर हमने मान लिया कि मान लीजिए जैसे 2 पोल हैं तो हर पोल जो है 5 फ्लक्स बना रहा है। तो अगर 2 पोल हैं तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई, 2 5, राइट। आई मीन कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पोल है, हर पोल 5 फ्लक्स बना रहा है, तो 2 पोल की मशीन कितना फ्लक्स बनाएगी, 2 5। 4 पोल की मशीन कितना फ्लक्स बनाएगी, 4 5। तो अगर हमने कह दिया पी पोल है तो कितनी फ्लक्स हो गई, P5। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितनी क्रिएट हुई, P5, अगर पी पोल की मशीन है तब। नेक्स्ट हमने मान लिया Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। कैपिटल N इज इक्वल टू स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटेशन इन RPM। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ रोटेशन जो आर्मेचर की वो आरपीएम में, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो न्यूमेरिकल में जब आप यूनिट देखेंगे तो इस पे ध्यान रखिएगा कि फ्लक्स की यूनिट वेबर में रखनी है आपको, स्पीड आपको आरपीएम में रखनी है। ओके, कैपिटल ए क्या होगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो पैरेलल पाथ में डिवाइड होती है। तो जैसे अगर Z कंडक्टर हैं तो ये Z कंडक्टर पैरेलल पाथ में डिवाइड होंगे। किस तरह से, मान लीजिए जैसे कि एक ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, एक ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, यहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है, प्लस टर्मिनल है, माइनस है। तो अगर लैप वाइंडिंग है तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। जैसे 2 पोल की मशीन है तो सारे कंडक्टर्स जो हैं वो 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाएंगे। ज़्यादा बेटर तरीके से डायग्राम को जिस तरह से बनाइए ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए टोटल कंडक्टर्स अगर 10 हैं और
दो पोल की मशीन है, नंबर ऑफ पोल अगर सपोज दो है मशीन में और लैप वाइंडिंग है, तो पैरेलल पाथ दो बनेंगे। और मान लीजिए कंडक्टर टोटल 10 है, तो पैरेलल पाथ तो दो ही बनेंगे। इन दो पैरेलल पाथ में ये कंडक्टर्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 एक पैरेलल पाथ में आएगा और अगला 5 सेकंड पैरेलल पाथ में आएगा, इस तरह से। तो जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो पैरेलल पाथ में डिवाइड होते हैं। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, पैरेलल पाथ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, एंड इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। तो इस तरह से जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, टोटल आर्मेचर कंडक्टर्स आर ऑलवेज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। और पैरेलल पाथ कैसे बनते हैं, कैसे डिसाइड होता है, ये अगेन आर्मेचर वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन में डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो कि फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं है। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ कैपिटल ए का सिग्निफिकेंस इतना है कि ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, it will always equal to number of poles and all the conductors will divided into those number of parallel path. And in case of wave winding, it will always remain 2. I mean, अगर जैसे मान लीजिए कि सपोज 100 कंडक्टर्स होते, ठीक है, और दो पोल की मशीन होती, लैप वाउंड होता, तो 50-50 दो पाथ में डिवाइड हो जाते। और अगर 4 पोल की मशीन होती, 4 पोल की मशीन होती, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 होते लैप वाइंडिंग के केस में, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता फिर। ठीक है, 4 पार्ट में किस तरह से डिवाइड होता है ये कंडक्टर्स? 25 जो है टोटल एक पैरेलल पाथ में आते, फिर अगले 25 जो है वो दूसरे पैरेलल पाथ में आते, फिर नेक्स्ट 25 तीसरे पैरेलल पाथ में आते, एंड नेक्स्ट 25 फोर्थ पैरेलल पाथ में आते। 25 इस तरह से कनेक्शन होता। और इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, नंबर ऑफ पोल 4 हैं, नंबर ऑफ पोल 4 हैं, फिर भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होंगे इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। यानी ये टोटल जो 100 है वो 50-50 में ही डिवाइड होते हैं अगर वेव बाइंडिंग होती तो। ठीक है, वेव बाइंडिंग के केस में 50 इस वाले पाथ में, 50 इस वाले पाथ में, वेव बाइंडिंग के केस में होता। ठीक है, तो अब आप एक चीज इस टर्म को समझिए कि इस केस में, लैप वाइंडिंग के केस में, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने? 25, राइट? इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, व्हेन देयर इज 4 पोल्स, सो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने हो गए? 25। इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने हो गए? 50। तो टोटल कंडक्टर कितने थे? 100। ठीक, अब ये 100 कंडक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाते हैं। अब जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो जो वोल्टेज यहां पर इंड्यूस होगा ई, वही यहां पर इंड्यूस होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वही वोल्टेज यहां इंड्यूस होगा, वही वोल्टेज यहां पर इंड्यूस होगा। इसी तरह से जो वोल्टेज इन 50 कंडक्टर्स के क्रॉस इंड्यूस होगा, वही इन 50 कंडक्टर्स के क्रॉस इंड्यूस होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कंडक्टर जो होते हैं वो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जब डेरिवेशन हम करेंगे तो इस लाइन का यूज होगा, इसी वजह से मैं समझा रहा हूँ। हालांकि आपसे ये डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जब आप डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आप एक जगह पे ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे Z/A। अब वो क्यों करेंगे, उस समय आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हमेशा पैरेलल पाथ में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर पैरेलल पाथ में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो बाकी के पैरेलल पाथ में पैरेलल में है, इस वजह से सेम होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है? डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या क्या अजम्पशंस करने हैं कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं डीसी मशीन में, 5 फ्लक्स पर पोल इन वेबर, Z is total number of conductors, armature conductors, N is speed of armature rotation, A is number of parallel path in armature winding। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको सिर्फ इतने चीजों को पहले डिफाइन करना है, भूमिका बांधनी है नॉर्मल भाषा में। अब इसके बाद आप डेरिवेशंस कैसे करोगे? अब आप मान लीजिए दैट
सिर्फ आपने एक कंडक्टर सपोज एज्यूम कर लिया, देयर इज वन कंडक्टर, ठीक है। अब ये एक कंडक्टर रेवोल्यूशन करेगा पूरा, जैसे मान लीजिए कि दो पोल है मशीन में और ये आपने आर्मेचर ले लिया, आर्मेचर पे मान लीजिए सिर्फ एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पर एस पोल है, इस पर भी 5 फ्लक्स है, इस पर भी 5 फ्लक्स है, 5 फ्लक्स पर पोल अभी हमने एज्यूम किया है। अब ये जब रोटेट करेगा, सपोज यहाँ से इसने रोटेट करना शुरू किया, तो एक रेवोल्यूशन कब पूरा होगा, जब ये दोबारा इस पोजीशन पे आया, यहाँ से इसने शुरू किया क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ पर पूरा आया, ठीक। अब इस एक रेवोल्यूशन में इसने टोटल फ्लक्स कितना कट किया, 5 फ्लक्स यहाँ था, 5 फ्लक्स यहाँ था, तो ये कंडक्टर टोटल कितना फ्लक्स कट करेगा, तो जवाब आएगा 2 5। अगर 4 पोल होता तो ये कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करता, 4 5। तो अगर p पोल है तो ये एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करेगा, p इंटू 5, ठीक। अब इस रेवोल्यूशन को, इस कंडक्टर को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो जवाब इसका ये है, अभी ऊपर हमने अजम्पशन क्या लिया कि रोटेशन जो आर्मेचर का है वो n आरपीएम है, यानी n रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो n रेवोल्यूशन एक मिनट में है, तो एक रेवोल्यूशन होगा 1/n मिनट में। इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 60/n सेकंड, राइट। तो हमने क्या क्या चीजें पता लगा ली, दैट P5 इज व्हाट, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन revolution, okay, and this 60/n is what, time taken to complete, time taken to complete one revolution of armature, ठीक है। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा एक कंडक्टर में, वो इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग। फैराडे लॉ यहाँ पर क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी फ्लक्स जो कट कर रहा है कॉइल, उससे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ईएमएफ क्या होगा, रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग। रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग का मतलब क्या है, फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसको आप बहुत आसानी से इस तरह से लिख सकते हो, d5/dt। d5 का मतलब क्या है, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन, टाइम dt मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो d5 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली ऊपर, p5, और टाइम कितना लिया कंडक्टर ने, 60/n। तो एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उसका जवाब है एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ p5n/60, ठीक। अब ये एक कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है। अब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, कैपिटल Z, और ये Z कंडक्टर डिवाइडेड है A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने होंगे, Z/A। अभी ऊपर मैंने इसलिए आपको एग्जांपल समझाया कि 100 कंडक्टर हैं तो वो किस तरह से लैप वाइंडिंग में डिवाइड होंगे, 25-25 करके, और वेव वाइंडिंग है तो 50-50 करके डिवाइड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो कंडक्टर्स हैं वो पैरेलल पाथ में डिवाइड होते हैं, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालने हैं वो क्या होंगे, पर पैरेलल पाथ कितने कंडक्टर हैं, क्योंकि हर पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सेम होगा, ठीक है। तो Z/A क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, ये टोटल कंडक्टर है आर्मेचर के, ठीक है। तो एक कंडक्टर में, वन कंडक्टर में इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, टोटल कंडक्टर Z/A है, तो टोटल ईएमएफ कैपिटल ई कितना होगा, एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इनटू आप टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पैरेलल पाथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज P5n/60A इंटू Z अपॉन, सॉरी, Z/A, P5n/60 इंटू Z/A।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा P5ZN अपॉन 60A। तो इस तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस का। हमने कैसे किया, पहले हमने एक कंडक्टर को लिया, एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर में कितना फ्लक्स कट करेगा, P5। क्यों P5 फ्लक्स कट करेगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ पोल P मान लिए और हर पोल पे 5 फ्लक्स है। तो एक पूरे चक्कर कंप्लीट करने पर जो कंडक्टर है वो कितने फ्लक्स को कट करेगा, P×5। क्योंकि अगर एक पोल होता तो 5 फ्लक्स कट करता, दो पोल होता तो 2 5 फ्लक्स कट करता। तो इस तरह से अगर 4 पोल होता तो 4 5 फ्लक्स कट होता। तो P पोल है तो कितना फ्लक्स कट होगा, P5। और इस मतलब इस रेवोल्यूशन को पूरा करने में, एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम लग रहा है 60/n। क्योंकि स्पीड कितनी है, n आरपीएम, यानी n रेवोल्यूशन 1 मिनट में हो रहा है। तो एक रेवोल्यूशन कितने मिनट में होगा, n 1/n मिनट में होगा। अब 1/n मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 60/n, यानी 1 रेवोल्यूशन 60/n सेकंड में पूरा हो रहा है। तो ये जो P5 फ्लक्स कट हो रहा है ये कितने टाइम में कट हो रहा है, 60/n में। तो एक कंडक्टर का फ्लक्स कितना हो गया, P5n/60। तो z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने हैं, Z/A। तो इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल ईएमएफ मिल गया। अब इस फॉर्मूले में जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है, PZ और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड 60। तो यहाँ पर PZ/60A को आप कांस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन के लिए ये वैल्यूज कांस्टेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई 60 तो आपको पहले से ही दिख रहा है कांस्टेंट है। मशीन के जो पोल्स हैं वो बार बार बदलेंगे तो है नहीं, मशीन डिजाइन हो गई तो P पोल फिक्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर फिक्स हो गए, पैरेलल पाथ फिक्स हो गया, 60 तो पहले से कांस्टेंट है। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल K। तो अब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू K टाइम्स पाई इंटू N। इसका मतलब जो जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है फ्लक्स पर पोल के और स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटेशन के। दैट मींस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल एंड स्पीड ऑफ आर्मेचर रेवोल्यूशन। दैट मींस अगर फ्लक्स पर पोल इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी इंक्रीज होगा, और स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस भी इंक्रीज होगा। ये चीज जो वीडियो आपने देखी थी उसमें भी मेंशन था। ठीक है, तो ये ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। और ईएमएफ किन पैरामीटर्स में डिपेंड करती है, फाई और एन पर। तो इस क्लास में मैं बस यहीं तक रख रहा हूँ। अब आप लोगों की जो क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं।